हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। लास्ट क्लास में हमने अंडों के प्रकार देखे, ठीक है। आज हम स्तनधारियों के अंडे की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो स्तनधारियों के अंडे कैसे होते हैं, कौन से आवरण होते हैं, पितक की क्या कंडीशन है, वो सब हम आज यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो स्तनधारियों के अंडे होते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है स्तनधारियों के अंडों की जो शेप होती है, शेप में कैसे होते हैं, ये गोलाकार। स्तनधारियों के अंडे कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। साइज की बात करें तो अंडे की साइज क्या होगी, 0.8 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। स्तनधारियों के अंडे की साइज क्या होती है, 0.8 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। शेप में कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, ठीक है। हम देखते हैं टाइप में क्या देखेंगे कि पितक के आधार पर कैसे होते हैं और कवच की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर ये कैसे होते हैं। तो पितक की मात्रा के आधार पर देखें तो ये कैसे होंगे, अपीत कैसे होते हैं, अपीत की या सूक्ष्म पीत की, ठीक है। मानव के तो कैसे होते हैं, अपीत की, और अन्य स्तनधारियों के कैसे होंगे, मानव के अलावा सूक्ष्म पीत की। तो मानव की बात करें तो मानव के अंडे कैसे होंगे, अपीत की होंगे। और कवच की बात करें तो कवच के आधार पर कैसे होंगे, नॉन क्लेडोइड यानी एकोसी होते हैं। क्लियर बात। तो ये हमने क्या देखे, टाइप। इसके बाद हम क्या देखेंगे, अंडझिल्लियां या एग मेम्ब्रेन, यानी स्तनधारियों के जो अंडे हैं उनमें कौन कौन सी अंडझिल्लियां पाई जाती हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करें हम विटेलाइन झिल्ली। विटेलाइन झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद जोना पेल्यूसिडा पाया जाता है, जोना पेल्यूसिडा, और एक कोरोना रेडिएटा पाया जाता है, कोरोना रेडिएटा। 3 झिल्लियों ध्यान रखें, ठीक है। इनमें से देखो, ये जो विटेलाइन झिल्ली है ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन यानी प्राथमिक अंड झिल्ली। तो प्राथमिक अंड झिल्ली है कौन सी, विटेलाइन झिल्ली। और ये ध्यान रखना सभी में मिलेगी, सभी में उपस्थित। तो इसकी तो आपको स्पेशल ध्यान नहीं रखना है। विटेलाइन झिल्ली है, सभी प्रकार के अंडों में पाई जाती है, ये एक प्राथमिक अंड झिल्ली होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो स्तनधारी है उनमें 2 अंड झिल्लियां पाई जाती हैं, एक जोना पेल्यूसिडा और दूसरी कोरोना रेडिएटा। अब देखो, ये जो जोना पेल्यूसिडा है ये क्या है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन ही है। क्या है ये, प्राथमिक अंड झिल्ली ही है। और किसमें पाई जाती है, स्तनधारियों के अंडों में पाई जाती है। दूसरी है कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना रेडिएटा है, ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। कोरोना रेडिएटा क्या है, द्वितीयक अंड झिल्ली है, और ये किसमें पाई जाती है, स्तनधारियों के अंडे में।
तो क्वेश्चन कैसे आता है यहां से, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। स्तनधारियों के अंडों में प्राथमिक झिल्ली पाई जाती है या प्राथमिक झिल्ली होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन कि स्तनधारियों के अंडों में द्वितीयक अंड झिल्ली पाई जाती है। अब द्वितीयक अंड झिल्ली कौन सी होगी, कोरोना रेडिएटा। क्लियर बात। तो दो अंड झिल्लियां आपको ध्यान रखनी है, जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा। ये अंदर की ओर होती है, ये बाहर की ओर होती है। ठीक है। अब एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो प्राथमिक अंड झिल्ली है यानी जोना पेल्यूसिडा, ये जोना पेल्यूसिडा किससे बनती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये अंडा स्वयं स्रावित करता है। प्राथमिक अंड झिल्ली जोना पेल्यूसिडा कौन बनाता है, तो ध्यान रखना अंडा स्वयं क्या करता है, इसका स्राव करता है। तो ये तो किससे बनती है, अंडे से बनती है या अंडे से स्रावित होती है। दूसरी जो कोरोना रेडिएटा है, द्वितीयक अंड झिल्ली, ये किससे बनी या इसका स्राव कौन करेगा, अंडा से। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना प्राथमिक अंड झिल्ली जोना पेल्यूसिडा तो कौन बनाएगा, अंडा स्वयं बनाएगा, और द्वितीयक अंड झिल्ली कोरोना रेडिएटा कौन बनाता है, अंडा से स्रावित करता है। ठीक है। अंडाशय में जो फोलिकल पुट्टिकाएं होती हैं, ठीक है, या जो पुट्टिकाएं हैं, उन पुट्टिकाओं का आवरण ही क्या कहलाता है, द्वितीयक अंड झिल्ली या कोरोना रेडिएटा, जो कौन स्रावित करता है, अंडाशय। तो दोनों ध्यान रखना, जोना पेल्यूसिडा कौन बनाएगा, अंडा स्वयं, और कोरोना रेडिएटा कौन बनाएगा, अंडाशय। ठीक है। विटेलाइन झिल्ली आप जानते हो, वृद्धि प्रावस्था में मैंने आपको बताया था, इस झिल्ली का निर्माण वृद्धि प्रावस्था में होता है, उगोनिया के ऊपर बनती है। ठीक है। किससे बनती है, गोल्जी काय से। तो इसका भी ध्यान रखना, जो विटेलाइन झिल्ली है ये किससे बनती है, गोल्जी काय से। ठीक है। और ये कब बढ़ जाती है, वृद्धि प्रावस्था। ठीक है बच्चों, तो ये तीन अंड झिल्लियां हैं, इनमें से दो आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है। स्तनधारियों के अंडे हैं, उनमें पीतक होता ही नहीं है मानव में तो, और अन्य स्तनधारियों में पीतक सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। आवरण अंडों के ऊपर नहीं पाया जाता है, इसलिए कैसे होंगे, नॉन प्लेटो। ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो ये है अंडा। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली मिलेगी आपको सब में। इस अंडे में ये हमने कौन सी झिल्ली बनाती है, विटेलाइन झिल्ली। ठीक है। कौन सी बनाई है, विटेलाइन झिल्ली। विटेलाइन झिल्ली के बाहर प्राथमिक अंड झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है। और इस जोना पेल्यूसिडा के ऊपर पुट्टिकाओं की संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक अंड झिल्ली या कोरोना रेडिएटा। ये क्या है, कोरोना रेडिएटा। ठीक है। देखो ये हमने बनाई है विटेलाइन झिल्ली, विटेलाइन झिल्ली। ठीक है। इसके बाहर हमने बनाई है
जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, जिसे अंडा स्वयं स्रावित करता है। और ये जो पुट्टिका नुमा संरचना है ये है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, जो अंडा से स्रावित करता है। ठीक है, ये हो जाएगा केंद्र। तो ये हो गई स्तनधारियों के अंडे की संरचना। ठीक है, इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है। जोना पेलुसिडा है ये एक पारदर्शी आवरण है। कैसा आवरण है? पारदर्शी होती है। ठीक है, जोना पेलुसिडा कैसी होगी? पारदर्शी होती है। ठीक है, और ये है कोरोना रेडिएटा, ये पुट्टिका कोशिकाओं की बनी होती है, पुट्टिका सेल्स की बनी होती है। ठीक है, तो ये बात इसकी हो गई स्तनधारियों के अंडे की संरचना। ठीक है, अब देखो एक चीज का और ध्यान रखना, जब निषेचन होता है तो निषेचन में क्या होता है? जो शुक्राणु है वो अंडे के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, तभी क्या होगा? निषेचन। अब ये शुक्राणु अंडे में प्रवेश कब करेंगे? जब इन अंडझिल्लियों को भेदेंगे। जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, इन झिल्लियों को जब शुक्राणु भेदेगा तब वो अंडे में प्रवेश कर पाएगा। तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि शुक्राणु के सबसे आगे क्या पाया जाता है? एक्रोसोम। और उस एक्रोसोम में स्पर्म लाइसिन या जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। ये जल अपघटनी एंजाइम क्या करते हैं? इन झिल्लियों को भेदने का काम करते हैं। ठीक है, तो स्पर्म लाइसिन एक एंजाइम नहीं है, ये एंजाइमों का एक समूह है जिसमें अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो आपको दो एंजाइम ध्यान रखने हैं। ठीक है, दो कौन कौन से हैं? देखो, एक एंजाइम तो ध्यान रखना आपको, हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज। और दूसरा एंजाइम ध्यान रखना है आपको, एक्रोसिन। दोनों एंजाइम किससे स्रावित होंगे? एक्रोसोम से। ठीक है, तो एक्रोसोम से दो एंजाइम स्रावित हो रहे हैं, हाइलुरोनिडेज और एक्रोसिन। ठीक है, अब देखो ये जो हाइलुरोनिडेज है ये कोरोना रेडिएटा को भेदता है। किसको भेदेगा? कोरोना रेडिएटा को। ठीक है, और जो एक्रोसिन एंजाइम है ये किसको भेदेगा? जोना पेलुसिडा। ठीक है, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा क्या है? प्राथमिक अंडझिल्ली है, और कोरोना रेडिएटा द्वितीयक अंडझिल्ली है। तो प्राथमिक अंडझिल्ली यानी जोना पेलुसिडा को तो कौन सा एंजाइम भेदता है? एक्रोसिन। और कोरोना रेडिएटा को कौन सा एंजाइम भेदता है? हाइलुरोनिडेज। ठीक है, दोनों एंजाइम किससे स्रावित होंगे? ये तो बच्चों ध्यान रखना, एक्रोसोम से। किससे स्रावित होते हैं? एक्रोसोम से। ठीक है, और एक्रोसोम कहां होता है? शुक्राणु के शीर्ष में, शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक्रोसोम पाया जाता है, जो स्पर्म लाइसिन एंजाइम का स्राव करता है। और स्पर्म लाइसिन एंजाइम में हाइलुरोनिडेज कोरोना रेडिएटा को भेदता है, और एक्रोसिन जोना पेलुसिडा को भेदता है। ठीक है, तो ये बात इसकी हो गई है स्तनधारियों के अंडे की। ठीक है, अब देखो कुछ एक दो स्पेशल केस देखते हैं।
ठीक है, देखो बात करते हैं हम पुट्टिकीय अट्रेसिया। पुट्टिकीय अट्रेसिया। अब ये पुट्टिकीय अट्रेसिया क्या है? ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है? पुट्टिकाओं का। ठीक है, या उगोनिया बनते हैं। अब उगोनिया जितने भी बनते हैं वो सारे उगोनिया जन्म से पहले बन जाते हैं। ठीक है, और लगभग जन्म से पहले 4 लाख उगोनिया बनते हैं। ठीक है, उन उगोनिया ही आगे जाकर के क्या बनाते हैं? पुट्टिकाएं बनाते हैं। तो उन पुट्टिकाओं का अंडाशय में नष्ट होना, पुट्टिकाओं का अंडाशय में नष्ट होना क्या कहलाएगा? पुट्टिकीय अट्रेसिया। क्लियर बात? तो पुट्टिकीय अट्रेसिया क्या है? अंडाशय में पुट्टिकाओं का नष्ट होना, पुट्टिकाओं का नष्ट होना क्या कहलाता है? पुट्टिकीय अट्रेसिया कहलाता है। ठीक है, तो देखो प्यूबर्टी के समय, प्यूबर्टी के समय अंडाशय में लगभग 4 लाख पुट्टिकाएं होती हैं। ध्यान रखना, प्यूबर्टी यानी लैंगिक परिपक्वता के दौरान अंडाशय में लगभग 4 लाख पुट्टिकाएं होती हैं। ठीक है, अब देखो एक महिला अपने जीवन काल में, एक महिला अपने जीवन काल में लगभग 400 अंडोत्सर्ग दर्शाती है। ठीक है, एक महिला अपने जीवन काल में लगभग 400 अंडोत्सर्ग दर्शाती है। तो अंडोत्सर्ग में तो कितनी पुट्टिकाएं काम में आ रही हैं? 400, और बन कितनी रही है? 4 लाख। तो शेष पुट्टिकाएं क्या होगी? नष्ट होगी। ठीक है, तो अंडाशय में जो पुट्टिकाएं नष्ट होती हैं, तो नष्ट होने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? पुट्टिकीय अट्रेसिया। ठीक है, तो देखो प्रति माह क्या होता है? 10 से 20 पुट्टिकाएं विकसित होती हैं प्रति माह। 10 से 20 पुट्टिकाएं विकसित होती हैं। विकसित तो कितनी पुट्टिकाएं हो रही है प्रति माह? 10 से 20, लेकिन क्रियाशील कितनी होगी? 1। लेकिन एक पुट्टिका ही क्रियाशील होती है। क्रियाशील एक पुट्टिका ही होती है, तो अन्य पुट्टिकाएं क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं। एक पुट्टिका ही क्रियाशील क्यों होती है? क्योंकि जो FSH और LH है, एक ही पुट्टिका पर कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए एक ही पुट्टिका क्या होती है? क्रियाशील होती है, और शेष पुट्टिकाएं नष्ट हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? पुट्टिकीय अट्रेसिया। बात समझ में आ गई? ये है पुट्टिकीय अट्रेसिया। ठीक है, अब देखो एक टॉपिक और देखो, रज्जोनिवृत्ति। रज्जोनिवृत्ति या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मेनोपॉज। रज्जोनिवृत्ति या मेनोपॉज। तो
तो मैंने आपको आर्तो चक्र में बता दिया था मेनोपॉज क्या है। लगभग 50 वर्ष की आयु में क्या होता है, अंडोत्सर्ग बंद हो जाता है। ठीक है, अंडोत्सर्ग बंद हो जाता है या आर्तव चक्र बंद हो जाता है। तो आर्तव चक्र के बंद होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रजोनिवृत्ति। ठीक है, तो ये रजोनिवृत्ति क्यों होती है, जब ये जो पुट्टिकाएं हैं, ये पुट्टिकाएं जब नष्ट हो जाती है, सारी पुट्टिकाएं जब नष्ट हो जाती हैं तो मेनोपॉज आती है। मेनोपॉज कब आएगी, जब अंडाशय में ये सारी पुट्टिकाएं क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो मेनोपॉज आती है। क्यों, क्योंकि जब पुट्टिका ही नहीं रहेगी तो FSH और LH किस पर कार्य करेगा, FSH LH कार्य नहीं कर पाएंगे तो जो आर्तव चक्र है वो बंद हो जाएगा और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। ठीक है बच्चों, अब एक चीज और देखो, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन या वीर्यसेचन। अब ये इंसेमिनेशन या वीर्यसेचन किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना, पेनिस द्वारा या सीसन द्वारा शुक्राणु को मादा योनि में स्थानांतरित करना। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, इंसेमिनेशन। ठीक है, इसी के साथ आज अपना ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो होगा फर्टिलाइजेशन या निषेचन। धन्यवाद।